Hello everyone, welcome back to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं आज की। और क्लास के बेनिफिट्स हमेशा की तरह फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि हम एडिटोरियल से सेलेक्ट करते हैं। और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको एग्जाम में यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। देन हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर क्या है। आगे हम कवर करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं सारे के सारे आपको इस एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो कि आपकी वोकैब की प्रिपरेशन को बहुत ही बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। और सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, तो फिर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे वर्ड्स और वोकैब के जितने भी आइटम्स हैं। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू से एक बढ़िया सा एडिटोरियल उठाएंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और आप जब एग्जाम देते हैं ना, वहाँ पर जो अनसीन पैसेज आता है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, उसको आराम से टैकल कर सकते हैं और आपको अनसीन पैसेज और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। डेली बेसिस पर करेंगे तो फिर ये आपको एक हैबिट पड़ जाएगी और इंग्लिश का जो डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आगे हम कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज एंड ग्रामर एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर आपको ये मिलेंगे क्वेश्चंस, ग्रामर के भी और कॉम्प्रहेंशन के भी। तो आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस यानी कि पैराजंबल। तो आजकल भाई एग्जाम में सभी में आ रहे हैं ये क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, और बच्चों के भाई तोते उड़ जाते हैं जब इनको देखते हैं क्लोज टेस्ट को, तो समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। और पीक्यूआरएस में भी कई बार ऐसा होता है कि सीक्वेंस भी समझ में नहीं आता कि भाई क्या सीक्वेंस हमको सेट करना है जिससे कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। जब आप मेरे साथ कुछ ट्रिक्स का यूज़ करते हैं और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, दोनों चीज़ें आपको फुल मार्क्स सिक्योर करवाएंगी, मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ बने रहिए, डेली बेसिस पर इनकी प्रैक्टिस करिएगा और आप एग्जाम में क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस में आपका मार्क्स नहीं कट सकते, बिल्कुल भी फुल मार्क्स सिक्योर होंगे अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं। फोर्थ पोर्शन में कवर कर लेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई वीडियो का। जितनी स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन वोकैब की नेचर होती है कि वो एक बार में याद नहीं होती है, तो हम उसको यहाँ पर जब प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, बहुत मज़ेदार एमसीक्यूज हैं, हल्के हल्के, उसके साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके थ्रू। तो इसके बाद तो भाई सब कुछ जितना आज पढ़ा है वोकैब आपने, सब कुछ आपको अभी इसी क्लास के एंड तक रट जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, क्लास को एंड तक देख लेना है पैशनेटली और फिर आपको याद हो जाएगा। ऑलराइट, ये बेनिफिशरीज हैं, ये सारे एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई और भी एग्जाम अगर एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये एक अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए। उसके रीजंस हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर वोकैब पढ़ ले रहे हैं, सेकंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं, थर्ड यहाँ पर ग्रामर साथ के साथ आप पढ़ते हुए चलते हैं, फोर्थ यहाँ पर क्लोज टेस्ट हो जाता है आपका, फिफ्थ यहाँ पर पीक्यूआरएस, सिक्स्थ यहाँ पर ट्रांसलेशन चलती है, ठीक है, ट्रांसलेशन, और सेवंथ एक इंग्लिश की एक बड़े लेवल पर मिक्स क्वेश्चन, भाई कॉम्प्रहेंशन के कवर हो जाते हैं, ग्रामर, वोकैब सबके। तो 10 के आसपास ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन, और लगभग 25 से 30 के आसपास, 25 से 30, तो लगभग कितना हो गया, 35 से 40 क्वेश्चंस की आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो। तो ये खाली एक क्लास नहीं है, ये अपने आप में एक क्लास भी है और ये अपने आप में एक इंग्लिश का डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये आपकी प्रिपरेशन को कितने बड़े लेवल पर बूस्ट करता है, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उनको पता है कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है और उनकी इंग्लिश किस लेवल तक सुधर गई है। ऑलराइट, चलिए अभी आप ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास वोकैबुलरी। और आज का पहला वर्ड है स्टेरिलाइजेशन। ये होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है हिंदी में नसबंदी या फिर जीवाणुनाशन। अभी समझ में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और मेकिंग अ पर्सन एनिमल अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, नसबंदी, यानी कि एक किसी एनिमल को, किसी पर्सन को
अनेबल कर देना कि वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बच्चे नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। उस प्रोसेस को कि भाई आप बच्चे करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे उस प्रोसेस के बाद, नसबंदी हिंदी में बोलते हैं। द हॉस्पिटल एंश्योर्स ऑल सर्जिकल टूल्स अंडरगो स्टेरिलाइजेशन बिफोर यूज। हॉस्पिटल क्या इंश्योर करता है कि सारे जितने भी सर्जिकल टूल्स हैं जिनसे सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है जिनसे, वो जितने भी टूल्स हैं अंडरगो करे जाए, मतलब उनको क्या करा जाए, स्टेरिलाइजेशन, मतलब उनको एकदम तरीके से स्टेरिलाइजेशन किया जाए कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना बचे, उनकी अच्छे से सफाई की जाए बिफोर यूज़ करने से पहले। तो स्टेरिलाइजेशन के दो मीनिंग हो गए। एक तो हो गया कि भाई रिप्रोड्यूस करने से बचाना, मतलब अनेबल कर देना कि भाई नसबंदी हो गई, अब आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि किसी चीज़ को बैक्टीरिया से फ्री कर देना, मतलब क्या, कीटाणुओं से मुक्त कर देना, यह भी इसका दूसरा मीनिंग है। डिसइंफेक्शन, सैनिटेशन, भाई सैनिटेशन हो जाता ना, कोविड के टाइम पे कितना देखा हमने सैनिटाइजेशन, तो वो क्या है, स्टेरिलाइजेशन ही हो रहा है वो भी। और प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, ये तीन हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई शुद्धिकरण हो रहा है, सैनिटेशन हो रहा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनिम रहेगा कंटेमिनेशन, मतलब दूषित होना चीज़ों का, इन्फेक्शन और पोल्यूशन, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप मार्क कर सकते हैं सैनिटेशन को और कंटेमिनेशन को, दोनों वर्ड्स अच्छे हैं, दोनों को मार्क करिएगा। अगला वर्ड है कन्फाइन, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सीमित करना या फिर कैद करना। टू रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, स्कोप और एक्टिविटी, भाई किसी के मूवमेंट को, किसी की एक्टिविटी को रोक देना, सीमित कर देना, रेस्ट्रिक्शन लगा देना, उसको बोलते हैं कन्फाइन करना, कैद कर देना किसी को। द पेशेंट वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर 2 वीक्स। अच्छा, किसी को कैद कर लेते, जैसे कोई क्रिमिनल कैद कर दिया, तो हम उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो एक्टिविटी है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको हम कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन ही तो लगा रहे होते हैं उस पर, वरना तो उसको कैद करने का, जेल भेजने का क्या मतलब है, जेल भेज दिया, उसको कैद कर लिया, मतलब उसकी एक्टिविटी को रोक दिया, कन्फाइन करना। तो द पेशेंट वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर 2 वीक्स, तो पेशेंट को कन्फाइन किया गया, मतलब क्या, बेड पर रहने की सलाह दी गई, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए। तो बेड पर कन्फाइन हो गया, मतलब वो उसकी मूवमेंट सीमित हो गया कि आप ज़्यादा चले फिरेंगे नहीं। रेस्ट्रिक्ट, इम्प्रिजन और एनक्लोज, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे इम्प्रिजन। इम्प्रिजन का मतलब होता है जेल में डालना। एक तरफ तो कैद किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है और कैद करी जा रही है, दूसरी तरफ लिबरेट, उसको फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया और फ्री, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। मार्क कर सकते हैं इसमें से आप लिबरेट को। लिबरेट अच्छा वर्ड है, लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना किसी को। अगला वर्ड है लिथार्जी। एग्जाम में कितनी बार आया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करेंगे। नाउन होता है ये, इसका मतलब होता है सुस्ती और आलस्य, अ स्टेट ऑफ टायर्डनेस और लैक ऑफ एनर्जी। थकान हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, या फिर लैक ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की कमी हो रही है बॉडी में, उसी को बोलते हैं लिथार्जी। थकान, आलस्य, सुस्ती। द एक्सट्रीम हीट कोज्ड वाइड स्प्रेड लेथार्जी अमंग वर्कर्स। एक्सट्रीम हीट है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, उसने कोज क्या किया है, वाइड स्प्रेड लेथार्जी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा थकान या फिर सुस्ती उसने लाई है अमंग वर्कर्स, वर्कर्स के बीच में। लेजीनेस, स्लगिशनेस और इनएक्टिविटी, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। भाई लेजीनेस है, लोग लेजी हो रहे हैं, स्लगिशनेस है, मतलब थकान वाली, वो सुस्ती वाली चीज़ें हैं, और इनएक्टिविटी है। मार्क करेंगे स्लगिशनेस को। एक तरफ तो सुस्ती है, आलस्य है, थकान है, दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा एनर्जी, वाइटलिटी और अलर्टनेस, यानी कि चौकन्ने हैं आप एकदम से चौकन्ने हो, तो इसमें से आप वाइटलिटी को मार्क कर लेना, ये इसका अच्छा एंटोनियम है। चलिए अगला वर्ड है पैची। एडजेक्टिव होता है असमान या फिर अधूरा, अनइवन और इनकम्प्लीट इन क्वालिटी और कवरेज। भाई कोई चीज़ अनइवन है, अधूरी सी है, अजीब सी है, इनकम्प्लीट है, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है, या फिर कवरेज नहीं कर पा रही हो पूरी, उसी को बोलते हैं पैची। द मोबाइल नेटवर्क इन रूरल एरियाज इज़ पैची। तो जो मोबाइल नेटवर्क है ना रूरल, गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कैसा है, पैची। वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, आपने देखा होगा कुछ गांव वगैरह हैं कुछ, वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पर नेटवर्क कैसे हैं, पैची हैं, मतलब क्या, अनइवन है, इनकम्प्लीट है, वहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अनइवन, इरेगुलर और इनकन्सिस्टेंट, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो असमान है, अधूरा है, भाई पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है, दूसरी तरफ यूनिफॉर्म, एक जैसा है, कंसिस्टेंट, लगातार है, और स्मूथ है एकदम, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है प्रोफिलैक्सिस। नाउन होता है, रोग निवारण को बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस। एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिसीज, किसी डिसीज को, किसी बीमारी को रोकने के लिए जो एक्शन लिए गए, जो भी एक्शन लिए गए, उसको बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस। वैक्सीनेशन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। वैक्सीनेशन जो है, जो टीकाकरण होता है, जिसमें टीके लगते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, वैक्सीन लगती है, वो क्या है, एक तरीके का, इज अ फॉर्म ऑफ प्रोफिलैक्सिस, एक तरीके का क्या है, एक रोग निवारण की तरीका है, अगेंस्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस के खिलाफ।
प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे निगलेक्ट, एक्सपोजर और रिस्क। नेक्स्ट अगला वर्ड है फॉरबिड। वर्ब होता है मना करने को बोलते हैं फॉरबिड करना। टू ऑर्डर समवन नॉट टू डू समथिंग, किसी काम को किसी को मना करना कि भाई ये काम आपको नहीं करना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको फॉरबिड कर रहे हो। द टीचर फॉरबेड, सेकेंड फॉर्म दी गई है, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग फोन्स इन क्लास। टीचर ने क्या करा है, फॉरबेड करा है, मना करा है स्टूडेंट्स को कि भाई क्लास में आपको फ़ोन नहीं चलाना है। प्रोहिबिट करना, बैन करना, प्रिवेंट करना, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। आप इसमें से मार्क करेंगे प्रोहिबिट को, बैन और प्रिवेंट तो आपको पता है। एक तरफ तो मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, बैन लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ अलाउ कर दे रहे हैं, परमिट यानी कि परमिशन दे रहे हैं। परमिट से ही तो बनता है परमिशन, किसी चीज़ का अगर किसी को परमिट मिला हुआ है मतलब क्या, उसको परमिशन मिली हुई है। और ऑथोराइज, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। आज के वर्ड्स बढ़िया हैं भाई, एकदम मस्त वर्ड्स हैं। यही वर्ड्स आपको एग्जाम में मिलते हैं एज इट इज़, ठीक है, यहीं से आएगा भाई वोकैब। यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एग्जाम में वोकैब ना मिले। जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको पता है कि यहीं से वोकैब पूछ रहा है आजकल एग्जामिनर। यही सारे वर्ड्स होते हैं यार, और कहाँ से पूछेगा बताओ। अगला वर्ड है इम्पाउंड। वर्ब होता है जब्त करने को बोलते हैं इम्पाउंड करना। टू सीज और टेक लीगल कस्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को सीज कर लेना, जब्त कर लेना, या फिर लीगल कस्टडी ले लेना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं जब्त करना, मतलब कब्जा ले लेना किसी चीज़ का लीगल तरीके से। द पुलिस इम्पाउंडेड द व्हीकल फॉर इलीगल पार्किंग, किसी ने इलीगल पार्किंग कर दी, ऐसी कहीं भी सड़क पर पार्क करके चला गया अपनी गाड़ी को, तो पुलिस ने क्या करा, उस व्हीकल को, जो भी उसकी गाड़ी थी, व्हीकल था, सवारी थी, उसको क्या करा, इम्पाउंड कर लिया, मतलब उसको कब्जे में ले लिया, आपने जब्त कर लिया। कॉन्फिस्केट, सीज और टेक, सीज मार्क करेंगे, और कन्फिस्केट बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, और अच्छा वर्ड है कन्फिस्केट, यानी कि जब्त करना, सीज करना। एक तरफ तो भाई सीज करा है, जब्त करा है, कन्फिस्केट करा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा रिलीज कर दिया, रिटर्न कर दिया, और फ्री, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स, छोड़ देना। अगला वर्ड है रैबिड। एडजेक्टिव होता है पागल या फिर उग्र, विदाउट एक्सट्रीमली वायलेंट, फैनेटिकल और इन्फेक्टेड विद रेबीज। एक्सट्रीमली वायलेंट काफ़ी ज़्यादा हिंसक है, फैनेटिकल है, पागल है एकदम से, और इन्फेक्टेड विद रेबीज, कोई ऐसा पशु है, कोई ऐसा जानवर है जो वायलेंट, काफ़ी वायलेंट हो रखा है, फैनेटिकल पागल जैसा है, और इन्फेक्शन है उसके अंदर रेबीज का, उसको, उस जानवर को बोलते हैं रैबिड। द विलेजर्स वर टेरिफाइड ऑफ द रैबिड डॉग। तो विलेजर्स जो गांव के ग्रामीण लोग हैं वो किस चीज़ से टेरिफाइड है, किस चीज़ से परेशान हैं, डरे हुए हैं, एक रैबिड डॉग से, एक पागल कुत्ते से। फेनेटिकल, एक्सट्रीम और फ्यूरियस, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे फेनेटिकल पागल, फ्यूरियस यानी कि बहुत ज़्यादा भड़काऊ, उग्र गुस्से वाला, तो ये तीनों दोनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे। एक तरफ तो फेनेटिकल है, पागल है, उग्र हुआ पड़ा है, एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ काम, एकदम शांत है, मॉडरेट लेवल का है, और जेंटल है एकदम, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्पोरेडिक। एडजेक्टिव होता है छिटपुट, कभी कभी होने वाला, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, कोई चीज़ आज हो गई, आज से 15 दिन के बाद होगी, 15 दिन के बाद हो गई, उसके बाद फिर 2 महीने बाद हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक रेन शावर्स इंटरप्टेड द क्रिकेट मैच, स्पोरेडिक रेन शावर्स हो रहे थे, उससे क्रिकेट मैच इंटरप्ट हो गया, रुक गया, बाधा आ गई मैच में। तो स्पोरेडिक रेन कैसी हो रही होगी, जब मैच रुक गया, मतलब बारिश हो जाती होगी, फिर रुक जाती होगी, प्लेयर्स फिर से आते होंगे ग्राउंड में, फिर से बारिश पड़ जाती होगी, तो ये स्पोरेडिक है, रुक रुक कर होने वाली। ओकेजनल है, इरेगुलर है, और स्कैटर्ड है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे स्कैटर्ड को। एक तरफ तो रुक रुक कर हो रहा है कोई काम, दूसरी तरफ कंटिन्यूअस है, रेगुलर और फ्रीक्वेंट, लगातार होता रहता है, तो ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रिबाउंड। वर्ब भी है, नाउन भी है, इसका मतलब होता है वापसी करना, पलटाव। टू बाउंस बैक और रिकवर आफ्टर ए सेटबैक, कोई एक परेशानी आई, उसके बाद आप रिकवर कर गए, आप फिर से आपने वापस मारी, बाउंस बैक किया, यानी कि कम बैक, इसको बोलते हैं रिबाउंड। द स्टॉक मार्केट रिबाउंडेड आफ्टर लास्ट वीक्स क्रैश, पिछले हफ्ते क्रैश हो गया था मार्केट, स्टॉक मार्केट, लेकिन अब क्या हुआ है, रिबाउंड हुआ है, मतलब फिर से दोबारा से ठीक हुआ है, रिकवर हुआ है। रैली और बाउंस, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई वापसी कर रहा है, दोबारा से रिकवर हो रहा है, दूसरी तरफ डिक्लाइन, अभी भी फॉल कर रहा है, कोलैप्स, अभी भी तबाही चल रही है, और फेल कर रहा है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स, इसमें से आप कोलैप्स को मार्क कर सकते हैं। अगला वर्ड है एंट्रेंस्ड। एडजेक्टिव होता है गहराई से जमे हुए, फर्मली इस्टेब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज, कोई चीज़ बहुत गहराई में अपनी जड़ें जमा चुका है उसको बोलते हैं एंट्रेंस्ड, मजबूत हो चुका है उसको बोलते हैं एंट्रेंस्ड। करप्शन इज डीपली एंट्रेंच्ड इन द पॉलिटिकल सिस्टम,
पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी देश की राजनीति में जो करप्शन है वो कैसा है, इज डीपली एंट्रेंच्ड, मतलब अपनी बहुत मजबूत जड़ें जमाए हुए है, डीप रूटेड है, फिक्स्ड है और इनग्रेन्ड है। मार्क करेंगे इनग्रेन्ड को। डीप रूटेड और फिक्स्ड तो सिंपल है, आपको पता ही है। तो जड़े जमाने को बोलते हैं एंट्रेंच्ड करना। एक तरफ तो जड़े जमाए हुए, अगर कोई चीज़ जड़े जमाए हुए है तो वो तो परमानेंट हो चुकी है ना अब तो उसका उल्टा क्या रहेगा, टेम्परेरी, अनस्टेबल और वीक। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है कॉनरबेशन, नाउन होता है, संयुक्त नगर क्षेत्र को बोलते हैं कॉनरबेशन। एन एक्सटेंडेड अर्बन एरिया विद सेवरल टाउन्स मर्जिंग इनटू वन, एक ऐसा एरिया होता है, अर्बन एरिया यानी कि शहरी एरिया है, जिसके अंदर बहुत सारे टाउन्स एक साथ मिल रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉनरबेशन। मतलब क्या भाई, पहले एक छोटा सा शहर था, लेकिन वो बढ़ के ये जो आसपास के जो ये टाउन थे ना, ये इधर, ठीक है, ये गांव बस्ती और सारे टाउन, ये सब मिल करके अब सब इसमें मिक्स हो गए और ये बड़ा हो गया, ये फैल गया चारों तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनरबेशन बोलते हैं। फैलाव किसी चीज़ का, और पूरा एक क्षेत्र नगरीय क्षेत्र बन जाता है। द मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया इज अ मैसिव कॉनरबेशन, जो मुंबई का मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना, जो पूरा शहर का एरिया है पूरा, वो क्या एक मैसिव यानी कि काफ़ी बड़ा कॉनरबेशन है, एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है। मेट्रोपोलिस, मेगा सिटी और अर्बन एरिया, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे विलेज, कंट्री साइड और रूरल एरिया, मतलब क्या, साइड का, शहर से बहुत दूर का एरिया। तो ये तो शहर की बहुत बड़ा एरिया कॉनरबेशन होता है, इसका उल्टा विलेज, कंट्री साइड और रूरल एरिया। अगला वर्ड है रेसिडुअल। आज के एडिटोरियल में वर्ड थोड़े से ज़्यादा हैं और काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, इसलिए सारे लिखने पड़े, अदरवाइज तो तुमको छोड़ा जा सकता था, लेकिन छोड़ने लायक वर्ड्स नहीं थे, एग्जाम में भाई जरूर पूछेगा इन वर्ड्स को। चलिए कोई नहीं, आज का एडिटोरियल भी बहुत मज़ेदार है। रेसिडुअल एक एडजेक्टिव होता है, शेष या फिर अवशिष्ट। रिमेनिंग आफ्टर द मेन पार्ट इज गॉन, कोई चीज़ का मेन पार्ट खत्म हो गया लेकिन उसके बाद जो बचा उसको बोलते हैं रेसिडुअल। देयर वॉज अ रेसिडुअल डस्ट इन द कॉर्नर्स ऑफ द रूम, भाई कोई तूफान आया या फिर कुछ गड़बड़ी हुई वहाँ पर, उसके बाद क्या हो गया, रूम में काफ़ी सारी धूल जमा हो गई, तो लोगों ने साफ़ किया अपने अपने रूम को, लेकिन वहाँ पर फिर भी क्या रह गया, एक रेसिडुअल डस्ट रह गई, मतलब मेन जो डस्ट थी बहुत सारी वो तो साफ़ कर दी, लेकिन कोनों में फिर भी रेसिडुअल डस्ट रह गई, धूल रह गई। रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर और सरप्लस, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। भाई रिमेनिंग जो बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर जो बच चुका है और सरप्लस, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो बचा खुचा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटायर, सारा का सारा, होल और टोटल, ये तीनों होंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है मोर्बिडिटी, नाउन होता है, रोग प्रसार दर, अभी इंग्लिश में समझाते हैं, द रेट ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, एक जनसंख्या है, लोगों की भीड़ है, वहाँ पर बीमारी कितनी होती है, किस रेट से होती है, किस स्पीड से फैलती है, उसको बोलते हैं मोर्बिडिटी। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स एम टू रिड्यूस मोर्बिडिटी, जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम होते हैं ना, वो किस चीज़ पर एम करते हैं, क्या लक्ष्य होता है उनका, कि भाई वो रिड्यूस करें, जो बीमारी फैलने की दर है उसको कम करें, उसको बोलते हैं। तो ऐसी रेट जिस पर बीमारियां होती हैं उसको बोलते हैं मोर्बिडिटी। सिकनेस, इलनेस और डिजीज रेट, किस दर से बीमारियां हो रही हैं, किस दर से इन्फेक्शन फैल रहा है, वही होता है मोर्बिडिटी। एक तरफ तो बीमारी, इलनेस है, दूसरी तरफ इसका उल्टा हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बैंकरोल, वर्ब भी है, नाउन भी है, वित्त पोषण करना, पूंजी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने को बोलते हैं बैंकरोल करना। भाई बैंक तो कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित है चीज़, तो बैंकरोल कर रहे हो तो मतलब क्या, किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो। द कंपनी बैंकरोल द न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट है तो कंपनी ने उसको क्या करा है, बैंकरोल करा है, मतलब क्या, फंडिंग करी गई होगी। तो फंड करना, किसी चीज़ को फाइनेंस करना और स्पॉन्सर करना, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो फंड करा जा रहा है, फाइनेंस दिया जा रहा है, सपोर्ट करा जा रहा है फाइनेंशियली, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, डिफंड करना। डिफंड, डी नेगेटिव वर्ड है और फंड मतलब पैसा, तो किसी को डिफंड कर रहे हो तो मतलब उसको पैसा नहीं दे रहे हो। विड्रॉ कर ले रहे हो, जो पैसा था उसको भी वापस ले ले रहे हो। और स्टाफ कर रहे हो, किसी को किसी चीज़ की कमी कर दे रहे हो, मतलब पैसे की ही कमी कर रहे हो। स्टाफ वैसे तो भूख के लिए आता है, लेकिन स्टाफ का मतलब किसी चीज़ की तंगी कर देना, वो भी होता है। मार्क भी कर सकते हो इसको, स्टाफ को। स्पॉन्सर भी मार्क करो, स्पॉन्सर का मतलब होता है सपोर्ट करना। बाकी सारे वर्ड्स तो आपको पता ही है। चलिए अगला वर्ड है मीनेस, नाउन होता है, वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है खतरा, धमकी देना। एक थ्रेट यानी कि खतरा या फिर डेंजर, उसी को बोलते हैं मीनेस। ड्रंक ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, इज अ मीनेस टू पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए ये क्या है, एक मीनेस है यानी कि खतरा है। थ्रेट, डेंजर, पेरिल, पेरिल मार्क करो भाई, एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरिल, डेंजर और थ्रेट, थ्रेट का पता होगा, डेंजर का पता होगा, लेकिन पेरिल आप मार्क करेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। एक तरफ तो खतरा है,
थ्रेट है, डेंजर है, पेरिल है, दूसरी तरफ इसका उल्टा सेफ्टी, एकदम सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है और गार्ड, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्लैमर, नाउन होता है। जेल को बोलते हैं स्लैमर और ये एक स्लैंग होता है, स्लैंग टर्म फॉर प्रिजन। स्लैंग क्या होता है? जो चीज़ मना होती है, टैबू होती है, उसको बोलते हैं स्लैमर। एक स्लैंग टर्म है प्रिजन के लिए, जेल के लिए यूज़ करते हैं। ही एंडेड अप इन द स्लैमर आफ्टर द रोबरी। चोरी करी थी उसने, रोबरी करी थी, तो उसके बाद फिर वो कहाँ उसने एंड करा अपनी लाइफ को? स्लैमर, मतलब वो जेल में सड़ता रहा। जेल, प्रिजन और पेनिटेंशियरी, पेनिटेंशियरी, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप पेनिटेंशियरी को मार्क कर सकते हैं। एक तरफ तो भाई जेल है, प्रिजन है, कहीं ना कहीं कैद है, दूसरी तरफ इसका उल्टा फ्रीडम, लिबर्टी और रिलीज। भाई फ्रीडम यानी कि आज़ादी, लिबर्टी स्वतंत्रता और रिलीज। भाई कहीं ना कहीं जब आप जेल में जाते हो तो आपकी आज़ादी तो छिन जाती है, आप तरीके से मूव नहीं कर सकते, जहाँ मर्जी वहाँ जा नहीं सकते, आपको एकदम बंद कर दिया गया है, तो फ्रीडम ही तो छिनी आपकी। तो ये तीन हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। बहुत अच्छे वर्ड्स थे, देखो बेटा एक भी वर्ड नहीं छोड़ा, 17 वर्ड है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है बट वर्ड से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा क्लास में। चलिए अब इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए। वर्ड ऑफ माउथ, मुंह जुबानी प्रचार, इंफॉर्मेशन स्प्रेड बाय पीपल टॉकिंग अबाउट इट। वर्ड ऑफ माउथ, देखो प्रचार के कई तरीके होते हैं, एडवर्टीजमेंट के कई तरीके होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट अगर हर किसी की ज़ुबान पे आ जाए, जैसे कि आजकल अपना एटॉमिक इंग्लिश सभी बच्चों की ज़ुबान पर है, तो ये क्या है? ये एक वर्ड ऑफ माउथ है। मतलब क्या? मुंह जवानी प्रचार है, बढ़िया से एकदम तगड़ा प्रचार चल रहा है। और कोई चीज़ अगर मुंह जवानी हो जाए ना, लोग अगर उसको अपने मुंह से बोलने लग जाएं, उससे तगड़ा प्रचार होता नहीं है। द रेस्टोरेंट गेन्ड पॉपुलैरिटी बाई वर्ड ऑफ माउथ। रेस्टोरेंट ने कैसे करी है पॉपुलैरिटी, कैसे गेन करी है उसने? बाई वर्ड ऑफ माउथ। मतलब क्या? वो सभी के जवान पर था, मतलब रेस्टोरेंट अच्छा होगा, वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, सर्विस अच्छी होगी, वहाँ का खाना अच्छा होगा और प्राइसेस भी ठीक होंगे, तो पॉपुलैरिटी उसको मिली और सभी की जबान पर उसका नाम था। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, पुरानी बातों को भूल जाना। टू फॉरगेट पास्ट डिसएग्रीमेंट्स, भाई पुरानी बातें थी। बाईगोन्स मतलब जो गया, जो बीत गई वो बात गई, सिंपल, जो बीत गई वो बात गई, पुरानी बातों को भूल जाना। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, बाईगोन्स को बाईगोन्स बना रहने दो, जो चली गई चीज़ वो चली गई, ठीक है। दे डिसाइडेड टू लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स एंड बी फ्रेंड्स अगेन। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा है कि भाई वो पुरानी बातों को भूल जाएंगे और फिर से फ्रेंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट अगला है बर्निंग क्वेश्चन। ये तो पता होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इशू है, उसको बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम। हमारे समय का क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज द बर्निंग क्वेश्चन, सबसे बड़ा नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अर्जेंट क्वेश्चन है। आ केक वॉक, बहुत आसान काम, समथिंग वेरी इजी टू डू। अच्छा केक कैसा होता है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। केक कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये केक रखा है, ठीक है, इस पर अगर मैं कहूँ कि आप इसके ऊपर चल जाओगे, हाँ चल जाएंगे यार, क्या दिक्कत हो जाएगी, ये तो सॉफ्ट है ना बहुत, तो इसके ऊपर चल जाएंगे। तो केक वॉक क्या होती है? केक के ऊपर वॉक करना। केक के ऊपर वॉक करना तो बहुत आसान काम है ना, चल जाएंगे उसमें, कुछ ऐसा इतना सॉफ्ट चीज़ है उसमें, चलने में कोई दिक्कत, नंगे पैर भी चल जाएंगे उस पर। तो केक वॉक क्या है? बहुत आसान काम है। समथिंग वेरी इजी टू डू फॉर हिम, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स इज आ केक वॉक। मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना उसके लिए एक केक वॉक है, बहुत आसान काम है, उसके लिए चुटकियों का काम है। फ्रेजल वर्ब्स, ब्लो अवे, चकित कर देना या फिर उड़ा देना। टू इम्प्रेस ग्रेटली और टू रिमूव बाय वाइंड। चकित कर देना, किसी चीज़ को इम्प्रेस कर देना बहुत अच्छे तरीके से, वो होता है ब्लो अवे। द मैजिशियंस ट्रिक्स, मैजिशियन यानी कि जादूगर, तो जादूगर की जो ट्रिक्स थी, जो तरकीब उसने लगाई, जो जादू दिखाया, ब्ल्यू द ऑडियंस अवे, उसने क्या कर दिया? ऑडियंस के होश उड़ा दिए, उनको मतलब क्या कर दिया? इम्प्रेस कर दिया। ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या फिर छोड़ देना, इग्नोर करना किसी को या फिर किसी चीज़ को स्किप कर देना, उसको बोलते हैं ब्लो ऑफ। ही ब्ल्यू ऑफ, सेकेंड फॉर्म दी है, ही ब्ल्यू ऑफ द मीटिंग टू गो टू द बीच। बीच पर जाने के लिए उसने मीटिंग को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया। ब्लो आउट, बुझा देना, फटना, एक्सटिंग्विश या फिर बर्स्ट, कोई चीज़ को एक्सटिंग्विश कर देना, आग को बुझा देना, या फिर कोई चीज़ बर्स्ट हो गई, फट गई, उसको बोलते हैं ब्लो आउट। द विंड ब्ल्यू आउट द कैंडल, तो कैंडल को क्या कर दिया विंड ने? विंड होती है हवा, हवा ने क्या कर दिया? कैंडल यानी कि मोमबत्ती को ब्ल्यू आउट कर दिया, मतलब एक्सटिंग्विश कर दिया, बुझा दिया। ब्लो अप का मतलब तो फटना होता है, एक्सप्लोड करना या फिर गुस्सा करना। भाई आप अगर ब्लो अप कर रहे हो मतलब आपके अंदर बहुत गुस्सा, आपका पूरा गुस्सा फट चुका है। द बॉम्ब ब्ल्यू अप नियर द ब्रिज, ब्रिज यानी कि पुल, पुल के आसपास क्या हो गया है? बॉम्ब ब्ल्यू अप हो गया, एक्सप्लोड कर गया, फट गया।
फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देख रहे हो बेटा, एक सिंगल क्लास में वोकैब का एक सिंगल चीज़ भी नहीं छोड़ता हूँ मैं, सारा कुछ रखता हूँ। डेली बेसिस पर करोगे तो सोचो आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। आज का पहला वर्ड है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन ये जो वर्ड्स हैं इनका सिलेक्शन आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो जितने बच्चे अभी देख रहे हैं सारे के सारे वीडियो को अभी लाइक करेंगे। पहला वर्ड है रैकेज, मलबा, द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज। कोई एक ऐसी चीज़ है जो बैडली डैमेज हो चुकी है और उसका बस वो टूटी फूटी उसकी चीज़ें बची हैं, तो वो क्या, मलबा, तो उसको बोलते हैं रैकेज। रेस्क्यू वर्कर्स सर्च द रैकेज फॉर सर्वाइवर्स। तो रेस्क्यू वर्कर्स है, उन्होंने क्या करा है, रैकेज में सर्च करा है, किसके लिए, सर्वाइवर्स। यानी कि भाई सपोज करो कोई बादल फट गया है, ठीक है, कोई ऐसी अनहोनी घटना घट गई है कि जैसे बादल फट गया, लैंडस्लाइड हो गई, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, वो दब गए उसके अंदर। तो अब रेस्क्यू वर्कर्स क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं रैकेज यानी कि मलबे में, किस चीज़ के लिए, सर्वाइवर, जो बचे खुचे लोग हैं जो जीवित हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है जिनकी, उनको ढूंढ रहे हैं। तो रैकेज मतलब मलबा। सिनेक्योर, बिना काम का पद, अपोजिशन विद लिटिल और नो वर्क बट हाई स्टेटस और पे। एक सिनेक्योर क्या है, एक ऐसी पोजीशन है जहां पर काम तो बहुत कम है लेकिन बहुत बड़ा स्टेटस मिलता है सोसाइटी में और पे भी अच्छी खासी है, तो उसको बोलते हैं सिनेक्योर। ही वॉज अपॉइंटेड टू अ सिनेक्योर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उसको एक सिनेक्योर के रूप में अपॉइंट कर दिया, मतलब कि अच्छा पद मिल गया है उसको, काफ़ी स्टेटस वाला पद है और पे भी अच्छी है लेकिन काम बहुत कम है, तो उसको एक सिनेक्योर के पद में गवर्नमेंट के अंदर उसको अपॉइंटमेंट मिला है। अब्रोगेट, निरस्त करना, टू ऑफिशियली एंड करना या फिर कैंसिल करना, किसी चीज़ को रिपील कर देना, उसको बोलते हैं अब्रोगेट करना। द ट्रीटी वॉज एब्रोगेटेड बाई म्यूचुअल कंसेंट। जो ट्रीटी थी, जो समझौता था, उसको एब्रोगेट कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। म्यूचुअल कंसेंट, कंसेंट होती है आपसी, दोनों की मर्जी, दोनों की सहमति, तो कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से एब्रोगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अगला वर्ड है एटिमोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स कहाँ से बन रहे हैं, वर्ड्स का क्या ओरिजिन है, कोई शब्द कहाँ से आया, उसकी डिटेल स्टडी को बोलते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी रिवील्स द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। एटिमोलॉजी, जब आप शब्द की एकदम बाल की खाल निकालते हो ना एक वर्ड की, तो उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। तो वो क्या रिवील करती है, उससे क्या पता लगता है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, कि भाई लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री रही है, उसके बारे में आपको पता लगता है एटिमोलॉजी से। वर्ड की गहराई में जाना, उसकी रियल सेंस समझना कि ये वर्ड आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ऑलराइट, तो वो होती है एटिमोलॉजी। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम एडिटोरियल कवर करेंगे और बहुत अच्छा एडिटोरियल है आज का, जो अभी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो अभी एक डिसीजन आया है उसके ऊपर ये आज का एडिटोरियल बेस्ड है। डॉग्स एंड लॉज, ये टाइटल है। ऑन स्ट्रीट डॉग्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है डॉग्स के ऊपर, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं दिल्ली के अंदर, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो डॉग्स एंड लॉज, कुत्ते और कानून, ऑन स्ट्रीट डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, गली के आवारा कुत्ते हैं, उनके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, मज़ा आएगा और डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छी खासी है इसकी। आज का एडिटोरियल डिफिकल्ट है तो आराम से देखें, मज़ा आएगा पढ़ने में, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। डिफिकल्टी लेवल 9 आउट ऑफ 10 है भाई, ठीक है, 9 आउट ऑफ 10 है डिफिकल्टी लेवल। चलिए कोई नहीं, पढ़ना तो है ही, कोई चीज़ डिफिकल्ट है तो उससे घबराना थोड़ी ना है हमको, हम तो सब पढ़ेंगे ना भाई, तो सारा कुछ पढ़ना है, घबराना नहीं है। कोई चीज़ डिफिकल्ट हो सकती है, उसमें हमारे थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लग सकते हैं, बट हमको उससे डर कर भागना नहीं है, हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ऑलराइट। अर्बन लोकल बॉडीज नीड फंडिंग फॉर शेल्टर्स एंड स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स। कह रहा है कि भाई अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है ना, जो शहर हैं, नीड फंडिंग, उनको फंडिंग की ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत है शेल्टर के लिए, मतलब जो घर वगैरह होते हैं, और स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स के लिए, भाई कुत्तों वगैरह के लिए, जानवर वगैरह के लिए जो घर होते हैं उनको शेल्टर दिया जाता है उसके लिए। और स्टेरिलाइजेशन ड्राइव, स्टेरिलाइजेशन होता है किसी की नसबंदी करना, कि भाई वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, कुछ अपनी ब्रीड को आगे ना बढ़ा पाए, उसके लिए। तो ये जो ड्राइव्स, ये जो प्रोग्राम है इस टाइप के, उनके लिए लोकल बॉडीज़ में किस चीज़ की ज़रूरत है, फंडिंग की। द अगस्त 11, 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द मोस्ट फोर्सफुल जुडिशियल इंटरवेंशन येट ऑन द मैटर ऑफ फ्री रोमिंग डॉग्स। अगस्त 11 को 2025, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि अभी तक का द मोस्ट फोर्सफुल जुडिशियल इंटरवेंशन, अभी तक जुडिशरी का सबसे ज़्यादा फोर्सफुल इंटरवेंशन, हस्तक्षेप अभी नज़र आता है अभी तक का, येट ऑन द मैटर ऑफ फ्री रोमिंग डॉग्स। ये जो फ्री रोमिंग डॉग्स है ना, रोम का मतलब होता है घूमना, ये जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं ना शहरों में, उनके ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा जुडिशियल इंटरवेंशन देखने को मिला है
अगस्त 11 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। बाय डायरेक्टिंग दिल्ली एंड इट्स सैटेलाइट्स टू कलेक्ट एवरी स्ट्रीट डॉग विद इन 8 weeks, confine them permanently in pounds and expand shelter capacity at speed, the court has signaled its willingness to override administrative lethargy. बाय डायरेक्टिंग दिल्ली को और उसकी सैटेलाइट, जो हमने सैटेलाइट्स यूज़ कर रखे हैं जो आसमान में से, आकाश में से सारी चीज़ों को मॉनिटर करती हैं, उनको डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने टू कलेक्ट करने का, सारे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको कलेक्ट करिएगा 8 हफ्ते के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर, 2 months के अंदर अंदर सारे स्ट्रीट डॉग्स को कलेक्ट करिएगा, कन्फाइन करिएगा, उनको जब्त कीजिएगा, ठीक है, कैप्चर करिएगा उनको परमानेंटली इन पाउंड्स यानी कि जो घर होते हैं उनके एक जगह ले जाइए, वहाँ पर उनको पाउंड्स में उनको परमानेंटली कन्फाइन करिएगा, जब्त करिएगा, एंड एक्सपैंड शेल्टर कैपेसिटी, और शेल्टर कैपेसिटी बढ़ाइएगा अपनी, जो कुत्तों के लिए जो निवास है उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए, एट स्पीड से करिएगा इस काम को। ये डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट हैज़ सिग्नल, द कोर्ट से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल दिया, संकेत दिए हैं, अपनी विलिंगनेस दिखाई है किस चीज़ को ओवरराइड करने का, नज़रअंदाज करने का, एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी, ये जो प्रशासन सो रहा है दिल्ली का, उसको इग्नोर करते हुए कि भाई ये आप ठीक है, आप थके हुए हो सकते हो, आप सुस्ती में काम कर रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इग्नोर किया और डायरेक्शन दी है कि 2 महीने के अंदर अंदर सारे स्ट्रीट डॉग को कलेक्ट करिएगा और उनको एक पाउंड्स में उनके घरों में रखिएगा, जो भी आप शेल्टर बनाओगे। Delhi records roughly 30,000 dog bite cases a year, and rabies still kills poor urban residents with patchy access to post-exposure prophylaxis. दिल्ली में रिकॉर्ड करा जाता है लगभग 30,000 डॉग बाइट होती हैं हर साल, 30,000 लोगों को कुत्ते काट लेते हैं हर साल दिल्ली के अंदर, और रेबीज स्टिल किल्स पुअर अर्बन रेजिडेंट, जो गरीब रेजिडेंट्स हैं, नागरिक हैं, उनको आज भी रेबीज की वजह से उनकी मौतें हो जाती हैं, विथ पैची एक्सेस टू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। भाई ठीक है, इलाज भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी रेबीज से डेथ हो जाती है, और रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। रेबीज में 100% फर्टिलिटी रेट है, 100%। अगर एक बार बॉडी में रेबीज आ गई, कोई दुनिया की चीज़ आपको बचा नहीं सकती, आपकी डेथ हो जाएगी। अभी एक कबड्डी प्लेयर था, नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, उसकी डेथ हुई है, उसको एक पपी ने काट लिया था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। रेबीज आ गया था, 100% फर्टिलिटी रेट है, तो फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा है तो आप बच कर रहिएगा। रेबीज भाई कुत्ते की बगैर, अगर आपने कुत्ते से आपने कटवा लिया है तो आप ज़रूर उसका बहुत स्पीड में ट्रीटमेंट लीजिए, वरना डेथ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। द कोर्ट्स ब्लंट इंस्ट्रूमेंट कन्फ्लिक्ट्स विद द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, especially its doctrine of capture, neuter, vaccinate, release, and which forbid municipalities from permanently relocating healthy dogs and impounding them for long periods except if a dog is rabid, incurably ill, or found to be dangerously aggressive by a veterinarian। कह रहा है कि भाई कोर्ट का जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट कन्फ्लिक्ट्स, कोर्ट ने जो एकदम बहुत शार्प तरीके से ये डायरेक्शन दिया, ये कन्फ्लिक्ट करता है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 से। भाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, लेकिन एक पुराना रूल है एनिमल का बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, इससे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होती है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। स्पेशली डॉक्ट्रिन टू कैप्चर। अच्छा, पहला क्या था 2023 के रूल्स में, क्या है? कैप्चर करो, न्यूटर करो, उसकी नसबंदी करो, वैक्सीन दो और उसको छोड़ दो। ये रूल्स थे पहले 2023 के। सुप्रीम कोर्ट ने अलग डायरेक्शन दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको कैद करो और एक जगह इनको छोड़ो ले जाकर, मतलब यहाँ से हटाओ इनको। एंड विच फॉरबिड म्यूनिसिपैलिटीज फ्रॉम परमानेंटली रेलोकेटिंग हेल्दी डॉग्स। और जो क्या करता है, जो करता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है भाई? मना करता है, जो बैन लगाता है किस चीज़ पर? म्यूनिसिपैलिटीज़ पर परमानेंटली रिलोकेटिंग हेल्दी डॉग। जो हेल्दी डॉग्स दिख रहे हैं उनको वो कहता है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ ना तो उनको कैप्चर करेगी ना इम्पाउंड करेगी लंबे पीरियड तक, एक्सेप्ट इफ़ अ डॉग इज़ रैबिड। हाँ, अगर कोई डॉग रैबिड है, पागल हो चुका है, इनक्योरेबली इल है, उसकी बीमारी में ठीक ही नहीं हो सकता वो, और डेंजरसली अग्रेसिव है, तब तो आप उसको ले जा सकते हो और कैप्चर करके रख सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ अगर वो डॉग ठीक है तो आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, और उसको आप कैप्चर करो, न्यूटर, उसकी नसबंदी करो, वैक्सीन दो, उसको छोड़ दो। ये रूल्स में कहता है। लेकिन अभी जो रूल्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अलग आ गए, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। द रूल्स हैव फेल्ड द टेस्ट ऑफ नंबर्स हाउएवर। लेकिन जो रूल्स हैं वो फेल करता है टेस्ट ऑफ नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, तरीके से नहीं फॉलो हो पाती हैं। अर्बन डॉग पॉपुलेशंस हैव कंटिन्यूड टू स्वेल despite sporadic sterilization drives because 70% coverage below which reproduction rebounds has almost nowhere been reached।
भाई जो रूल्स हैं वो फेल करके टेस्ट ऑफ नंबर्स हवा, क्योंकि नंबर लगातार बढ़ा है कुत्तों का दिल्ली में। अर्बन डॉग पॉपुलेशन जो है, जो शहरी कुत्तों की पॉपुलेशन है, हैव कंटिन्यूड टू स्वेल। स्वेल का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। भाई स्वेल का मतलब सूज जाना होता है ना, सूज जाना, स्वेलिंग आ गई तो मतलब क्या, वो कहीं ना कोई इंक्रीज हो गया ना पार्ट आपका। तो ये लगातार बढ़ती रही है पॉपुलेशन, अर्बन डॉग पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही है। डेस्पाइट स्पोरेटिक स्टेरिल, समय समय पर रुक रुक कर स्टेरिलाइजेशन चलता रहा, नसबंदी चलती रही कुत्तों की, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइव बिकॉज 70% जो कवरेज था बिलो विच पॉपुलेशन रिबाउंड्स, लगातार वो बढ़ रही है, हैज़ ऑलमोस्ट नो वेयर बीन रीच, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें तरीके से नहीं हो पाई। द प्रेस्क्रिप्शन टू रिटर्न डॉग्स to their territories has entrenched packs in the same high density neighborhoods where children play and garbage accumulates। जो प्रेस्क्रिप्शन था, जो 2023 के रूल्स थे कि भाई रिटर्न करना है, डॉग को उठाना है, उसको कैप्चर करना है, न्यूटर करना है, वैक्सीन दो, छोड़ दो, जो ये पॉलिसी थी, ये जो प्रेस्क्रिप्शन था, सलाह दी गई थी उस रूल्स के अंदर, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं उससे गड़बड़ ये हुई, टू दियर टेरिटरीज एंड हैज़ एंट्रेंस्ड पैक्स। तो ये जो पैक होता है ग्रुप ऑफ डॉग्स, तो कुत्तों का जो समूह है ना, एंट्रेंस कर गया, जड़ जमा गया या फिर घर बना गया, कहाँ पर, इन द सेम हाई डेंसिटी नेबरहुड्स, उस हाई डेंसिटी में चला गया जहाँ पर बच्चे खेलते हैं ज़्यादा, या फिर जहाँ पर बहुत सारा गार्बेज एक्यूमुलेट करा जाता है, इकट्ठा करा, गार्बेज यानी कि कूड़ा। तो कुत्ते आपको दो जगह पर मिलते हैं, जहाँ बहुत सारा कूड़ा जमा है वहाँ आपको बहुत कुत्ते मिलेंगे, या फिर उस जगह पर आ गए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक है वहाँ पर पब्लिक उनको खाने को भी देती है, उन जगहों पर वो पैक्स यानी कि ग्रुप ऑफ डॉग्स वहाँ पर अपनी जड़ें जमा गया, घर बना गया। द रूल्स ऑल्सो ब्लॉक म्युनिसिपैलिटीज फ्रॉम एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज सच एज लॉन्ग टर्म इम्पाउंडमेंट। जो रूल्स थे 2023 वाले, वो ब्लॉक करते हैं, म्युनिसिपैलिटीज पर रोक लगाते हैं कि भाई आप एक्सप्लोर नहीं करोगे ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज सच एज लॉन्ग टर्म इम्पाउंडमेंट नहीं करोगे, लंबे समय तक कुत्तों को कैद नहीं कर सकते आप, ये रूल्स में कहा गया 2023 के। नाउ अब समस्या क्या आई म्यूनिसिपल ऑफिसर्स के सामने, इफ द रूल्स आर इंटैक्ट, अगर वो 2023 के रूल्स को फॉलो करें तो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हु कन्फाइन डॉग्स कुड बी प्रोसिक्यूटेड। अगर रूल्स का पालन करेंगे 2023 का, इंटैक्ट रखेंगे, उनको वैसे का वैसा ही रखेंगे, तो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स को जो कन्फाइन करते हैं डॉग्स को, जो पकड़ते हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उनको सज़ा हो सकती है। इफ़ दे ओबे द रूल्स, और अगर उन्होंने ओबे करा रूल्स को, अगर उन्होंने 2023 के कानून को नहीं माना तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर उन्होंने ओबे करा रूल्स 2023 को, दे रिस्क कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो फिर उन पर कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस हो सकता है। तो ये तो फंस गए भाई बेचारे। पॉलिसी मेकर्स शुड ट्रीट दिस कन्फ्लिक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी टू कन्फ्रंट एन आउटडेटेड लीगल सेटअप। जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, शुड ट्रीट दिस कन्फ्लिक्ट, ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है 2023 के रूल्स में और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जो भी आया है उनका आदेश, इस चीज़ को, इस कन्फ्लिक्ट को उनको ट्रीट करना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, टू कन्फ्रंट एंड आउटडेटेड लीगल सेटअप। ये जो इस चीज़ के बारे में जो पुराना लीगल सेटअप है, जो पुराने कानून हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करो और नया सेटअप आप तैयार करो। पॉलिसी मेकर्स यानी कि जो पॉलिसी यानी कि जो नेता लोग हैं, जो कानून बनाते हैं, उनको। The Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 was enacted when India's urban footprint was modest। ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 आया था ना, ये कब एनेक्ट करा गया था, कब लागू करा गया था, जब इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन थी ना, वो बहुत मॉडेस्ट थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। भाई 1960 में शहर में इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, उस टाइम पे इस कानून को बनाया था, उस समय की मांग भी वो थी। आज मांग कुछ और है, तो आज के हिसाब से कानून बनने चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पुराने कानून हैं उनको रद्द कर कर नए कानून बनने ही चाहिए। हमें अपने संविधान को समय समय पर उसको मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि यार 1960 में जो देश की सिचुएशन थी, हमने उसके हिसाब से कानून बना लिए। 2025 कितने साल हो गए यार, 40 और 20 60 साल हो गए। 60 साल में क्या सिचुएशन नहीं बदली, परिस्थितियाँ नहीं बदली? तो जो परिस्थितियाँ आज हैं उसके अकॉर्डिंग हमको रूल्स को मॉडिफाई करना चाहिए। अगर बिल्कुल ख़राब हो गए हैं तो फिर नए रूल्स बनाने चाहिए। Today's conurbations with dense informal settlements cannot afford such dog population। आज की जो conurbations हैं यानी कि जो शहर जो फैल चुका है, दिल्ली कितना बड़ा हो गया आज, है चारों तरफ दिल्ली कितना बढ़ चुका है। आज का जो conurbations है विद डेंस इनफॉर्मल सेटलमेंट, आज बहुत गहराई से सेटलमेंट्स हो रही हैं, बस्तियां बस रही हैं। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते सच डॉग पॉपुलेशन, इतनी बड़ी डॉग पॉपुलेशन हम लोग नहीं कर सकते। दिल्ली में अगर आपको मैं बताऊं 3 लाख के आसपास कुत्ते हैं,
3 लाख से भी ज़्यादा कुत्ते हैं दिल्ली के अंदर। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन कुत्तों की आम नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कई जगह यार आपको देखते होंगे, वीडियोस फुटेज आती होंगी आपके सामने, किस तरह से किस कदर कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है। Entrenched ideological positions that romanticize community dogs and regard confinement as oppression take insufficient account of the dense human ecology. Entrenched ideological positions, जो जड़े जमा चुकी हैं ideological positions that romanticize, जो रोमांटिसाइज करती हैं किस चीज़ को, कम्युनिटी डॉग्स को, एंड रिगार्ड कन्फाइनमेंट, उनके जब्त करने को क्या करती हैं, रिगार्ड करती हैं कि भाई उनको दमन मानती हैं। टेक इनसफिशिएंट अकाउंट ऑफ डेंस ह्यूमन इकोलॉजी, भाई चीज़ें अगर आप उस चीज़ को ये ऐसे मान के चलोगे कि भाई ये ऑपरेशन है, कि हम उनके साथ क्रूरता कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। टेक इनसफिशिएंट अकाउंट ऑफ डेंस ह्यूमन इकोलॉजी, और ह्यूमन इकोलॉजी बहुत गहराई में उनको चाहिए, समझ चाहिए एक चीज़ों को टैकल करने के लिए। अ मॉडर्न स्टैट्यूट, एक मॉडर्न स्टैट्यूट यानी कि कानून, एक मॉडर्न कानून दैट शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश, उसको डिस्टिंग्विश करना चाहिए, फ़र्क समझना चाहिए बिटवीन सोशलेबल डॉग्स दैट कैन फाइंड होम्स, aggressive and chronically ill dogs that require euthanasia, and the large residual category that can live in proper shelters but none on public roads. एक मॉडर्न कानून बनाना चाहिए, स्टैट्यूट होना चाहिए जो क्लियरली डिस्टिंग्विश करेगा कि भाई कौन से डॉग्स सोशलेबल डॉग्स हैं जिनको हम खुले में छोड़ सकते हैं, दैट कैन फाइंड होम, जिनको घर मिल सकते हैं, अग्रेसिव और क्रोनिकली इल डॉग्स दैट रिक्वायर यूथनेशिया, एग्रेसिव डॉग्स हैं, क्रोनिकली इल डॉग्स हैं, बहुत बीमार डॉग्स हैं जिनको चाहिए यूथनेशिया, यानी कि उनको नशा चाहिए, नशे में करने के बाद उनको आप कैप्चर करेंगे और फिर उनको कहीं और छोड़ेंगे या फिर उनका ट्रीटमेंट करेंगे। एंड द लार्ज रेजिडुअल कैटेगरी दैट कैन लिव इन प्रॉपर शेल्टर, या फिर एक ऐसी लार्ज कैटेगरी जो कि प्रॉपर शेल्टर्स में रहेगी, बट नन ऑन पब्लिक रोड्स, लेकिन पब्लिक रोड पर कोई सा भी कुत्ता नहीं होना चाहिए। बहुत दिक्कतें हैं, एक तो काटने की दिक्कत होगी कुत्तों की वजह से, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुत्ते तो रोड्स पर नहीं होने चाहिए। सिटीज़ प्रॉपर इनका शेल्टर बनना चाहिए। सिटीज़ शुड इम्पोज ड्यूटीज़ ऑन म्यूनिसिपैलिटीज़, सिटीज़ को इम्पोज करना चाहिए ड्यूटीज़ म्यूनिसिपैलिटीज़ पर, कहीं ना कहीं इम्पोज ड्यूटीज़ उन पर फाइन लगाना चाहिए। स्पेसिफाई करना चाहिए मिनिमम स्टाफिंग, एक स्टाफ होना चाहिए इस चीज़ के लिए। वेटरिनरी स्टैंडर्ड्स फॉर पाउंड्स, जो कुत्तों के घर होते हैं वहाँ पर वेटनरी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। एंड टाइप फिजिकल ट्रांसफर्स टू रिडक्शंस इन मोर्बिडिटी, तो कहीं ना कहीं जो मोर्बिडिटी है, जो चीज़ें हो रही हैं उस तरीके से टाइप फिजिकल ट्रांसफर होने चाहिए टू रिडक्शन करने के लिए, किस चीज़ में, मोर्बिडिटी में। मोर्बिडिटी क्या होती है, जो एक बीमारी फैलने की चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी लानी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से वेटनरी स्टैंडर्ड्स के साथ में इस काम को करना चाहिए म्यूनिसिपैलिटीज़ को। अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो नीड स्टेडी फंडिंग, perhaps under the National Center for Disease Control, to bankroll the construction and operation of shelters and to fund large-scale sterilization teams. लोकल अर्बन बॉडीज़ जो हैं उनको ज़रूरत है स्टेडी फंडिंग करें, स्पीड में फंडिंग करें, एकदम तैयार रखें फंडिंग। परहैप्स अंडर द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, चाहे इस वाली स्कीम के अंडर रखें, टू बैंकरोल सपोर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन को या फिर ऑपरेशन को, शेल्टर जो कुत्तों के घर वगैरह बनाए जाएंगे, आश्रय बनाए जाएंगे, उसके लिए फंडिंग होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए। एंड टू फंड लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन टीम, जो लार्ज स्केल में स्टेरिलाइजेशन टीम्स हैं उनको फंडिंग होनी चाहिए कि भाई जो कुत्ते हैं उनकी नसबंदियाँ वगैरह टाइम से होती रहें, उस चीज़ के लिए फंडिंग तैयार होनी चाहिए। वेटरिनरी एजुकेशन काउंसिल्स should integrate shelter medicine into curricula to ensure a workforce exists to staff new facilities. जो वेटनरी एजुकेशन है ना, पशुओं की जो चिकित्सा वाला जो पढ़ाई है, उसकी जो काउंसिल्स होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, शुड इंटीग्रेट शेल्टर मेडिसिन इनटू करिकुला, उनको अपने प्रोग्राम में, सिलेबस में क्या लाना चाहिए, करिकुला होता है सिलेबस, उनको अपने इंटीग्रेटेड शेल्टर मेडिसिन को अपने सिलेबस में लाना चाहिए, जिससे कि वो एनफोर्स कर पाएँ कि भाई एक वर्कफोर्स एग्जिस्ट टू स्टाफ न्यू फैसिलिटीज़, कि भाई एक इस तरीके की स्टाफ को तैयार किया जाए जो कि इस चीज़ पर ही काम करे। विदाउट सच सपोर्ट, अगर ऐसी सपोर्ट नहीं रहेगी, दिल्ली रिस्क स्वैपिंग इट्स डॉग मीनेस विथ अंडर फंडेड कैनाइन स्लैमर्स एट द सिटीज़ एज इनविजिबल बट ऑल्सो क्रूअल। दिल्ली अगर ऐसी सपोर्ट मिल जाएगी, उस सपोर्ट के बिना, अगर सपोर्ट नहीं मिली तो उस सपोर्ट के बिना, विदाउट सच सपोर्ट, दिल्ली को रिस्क है स्वैपिंग इट्स डॉग मेनेस, डॉग का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मंडराता रहेगा, विद अंडर फंडेड कैनाइन स्लैमर्स, स्लैमर होती है जेल, तो कहीं ना कहीं कैनाइन होता है कुत्ता, कैनाइन से मतलब होता है कुत्ता, तो जो अंडर फंडेड
जो जेल बोल सकते हो या फिर उसका घर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वो जहाँ पर उनको कैप्चर करके रखा जाता है। तो अगर वो चीज़ नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं खतरा मंडराता रहेगा। एट द सिटीज एज, सिटीज के एज पर इनविजिबल है बट क्रूअल है, बट ऑल्सो क्रूअल, और ये क्रूअल भी है, ठीक है, क्रूअल भी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, वहाँ पर पूरी वेटनरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा जाएगा तो फिर गड़बड़ है। अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, काफ़ी ख़तरनाक दिल्ली में ये सिचुएशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से टैकल किया है। बट इसमें ना दिक्कत ये आ रही है, 3 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं, फंडिंग वगैरह इतनी ज़्यादा है नहीं, प्रॉपर टीम नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, और सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 2 महीने का टाइम दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड में करवाना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ठीक है, अगर तरीके से चीज़ों को करा जाए तो पॉसिबल तो है हर चीज़, लेकिन सारी जो बॉडीज़ हैं उन सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सरकार को प्रॉपर फंडिंग करनी पड़ेगी, टीम्स इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, तब जाकर पॉसिबल हो पाएगा। ऑलराइट, अगर 50% भी हो जाएगा तो भी काफ़ी हो जाएगा यार। 2 महीने में अगर 50% कुत्तों को भी कैप्चर कर पाए, आइडेंटिफाई करके कि भाई हाँ ये खतरनाक कुत्ते हैं, पहले उन्हीं को करो ना, आइडेंटिफाई करिएगा और सबसे पहले उन्हीं को कैप्चर अगर किया जाएगा तो आसान है। 50% होने के बाद भी चीज़ें बहुत सुधर जाएंगी। चलिए भाई, कंप्लीट हो चुका है एडिटोरियल, बहुत बढ़िया तगड़ा एडिटोरियल था, मज़ा आया पढ़ के। अब हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज द मेन कन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स अगस्त 11 ऑर्डर? 11 अगस्त को जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या कन्फ्लिक्ट सामने आ रही है ये बताइए। द इनेबिलिटी ऑफ दिल्ली टू एक्सपेंड शेल्टर कैपेसिटी, ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा। कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द कोर्ट्स ऑर्डर, हाँ कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ रहा है, कोर्ट के ऑर्डर में और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 है, इन दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये कन्फ्लिक्ट है कॉन्ट्राडिक्शन की, कोर्ट के और 2023 के रूल्स में। विच फैक्टर हैज़ primarily undermined the effectiveness of sterilization drives under the animal birth control rules? कह रहा है कि भाई क्या फैक्टर अंडरमाइन करता है, कम करता है इफेक्टिवनेस को, स्टेरिलाइजेशन डिवाइस जो नसबंदी वाला प्रोग्राम है उसको, अंडर द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को। इनएबिलिटी टू रीच क्रिटिकल 70% स्टेरिलाइजेशन कवरेज, हाँ यही तो हुआ था, 70% स्टेरिलाइजेशन कवरेज पर हम पहुंच ही नहीं पाए अभी तक। तो इसका आपका सेकंड का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि फेलियर टू वैक्सीन अगेंस्ट रेबिस नहीं, ये तो हम लगा रहे हैं लगातार। रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज़ नहीं, ऐसा लोकल कम्युनिटीज़ तो और कह रही हैं कि हाँ भाई करो आप इसको। पुअर कोऑर्डिनेशन है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज डज द ऑथर सजेस्ट? क्या सजेशन मिल रहा है स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, कि भाई स्ट्रीट डॉग इश्यू जो है उसको, मुद्दे को कैसे आप एड्रेस करोगे, क्या चेंज लाना पड़ेगा? इंक्रीज कर दी पेनल्टी फॉर डॉग अमेंडमेंट, अच्छा कुत्तों को जो ऐसे छोड़ दिया जा रहा है उस पर आप पेनल्टी बढ़ा दीजिए, ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया, ऐसा कोई सजेशन नहीं मिला। अमेंड करें प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट टू सूट करंट अर्बन, हाँ ये ठीक है, जो क्रूअल्टी वाला एक्ट है ना उसको कहीं ना कहीं आप अमेंड करिएगा, उसमें सुधार करिएगा और फिर चीज़ों को तरीके से करवाइए, ये चीज़ तो सामने आई है। एक्सपेंड करेंगे आप इनफॉर्मल सेटलमेंट्स टू रिड्यूस डॉग डेंसिटी, एक्सपेंड करेंगे इनफॉर्मल सेटलमेंट को, नहीं ये सजेशन, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा इससे, स्ट्रक्चरल चेंज होगा जब आप पूरा कानून को ही बदलोगे। इंट्रोड्यूसिंग स्टिकर रेबीज वैक्सीनेशन रूल्स ओनली, नहीं इससे, केवल इससे काम नहीं चलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा पूरे एक्ट में, तभी जाकर चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रामर क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में बता रखा है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ गड़बड़ होगी वहीं पर स्पॉट करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रिटर्न डॉग्स टू देयर टेरिटरीज, प्रेस्क्रिप्शन सिंगुलर होता है तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। द प्रेस्क्रिप्शन टू रिटर्न डॉग्स टू देयर टेरिटरीज हैव एंट्रेंड, हैव क्यों आया भाई, सिंगुलर था तो हैज़ आना चाहिए था, यही आपकी गड़बड़ हो गई। कौन से ऑप्शन में है प्रेस्क्रिप्शन, ये तो नहीं है, हैव एंट्रेंड, हाँ ये हैज़ हो जाएगा। हैज़ एंट्रेंच्ड पैक्स इन द सेम हाई डेंसिटी नेबरहुड्स वेयर चिल्ड्रन प्ले एंड गार्बेज एक्यूमुलेट्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, द न्यू स्टैट्यूट शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश करना चाहिए उसको, सोशलेबल डॉग्स, अग्रेसिव और क्रॉनिकली इल डॉग्स एंड दोज फिट फॉर शेल्टर्स। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग। दोनों का मतलब होता है के बीच। अगर बात चल रही है 2 की तब तो आप यूज़ करेंगे बिटवीन को, और अगर 2+ में बात हो रही है, 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में बात हो रही है, तो फिर हम यूज़ करते हैं अमंग को। न्यू स्टैट्यूट शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश करना चाहिए किसके बीच में, सोशलेबल डॉग्स, अग्रेसिव एंड क्रॉनिकली इल डॉग्स, 2 बातें हो गई, और तीसरा हो गया एंड दोज फिट फॉर शेल्टर्स, तो 3 हो गए। तो फिर यहाँ पर बिटवीन गलत हो जाएगा, अमंग इसमें करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट,
सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो नीड्स स्टेडी फंडिंग। बेटा याद रखोगे ना इसको, बिटवीन दो के लिए आता है और अमंग आता है दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, सिंपल रूल है यार, दो के लिए बिटवीन लगाओ और दो से ज़्यादा के लिए अमंग। नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवा रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो नीड्स स्टेडी फंडिंग परहैप्स अंडर द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक है जी, चलिए भाई बताइएगा, इसमें एरर बताइएगा जल्दी फटाफट, चेक करिएगा क्या एरर है, फिर मैं बताता हूँ आपको। करिएगा जल्दी चेक करिएगा बेटा। अर्बन लोकल बॉडीज, बॉडीज प्लूरल है तो प्लूरल के लिए एस क्या कर रहा है यहाँ पर, नीड्स नहीं आएगा, ऑल्सो नीड आना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो नीड स्टडी फंडिंग, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नीडिंग तो होता नहीं है, हैड ऑल्सो नीड, हैड के साथ तो वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नो इंप्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो नीड्स को नीड कर देंगे, बस यही आपका आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट। क्लोज टेस्ट पढ़िएगा जल्दी से और फिर इसका आंसर बताइएगा, मज़ेदार क्लोज टेस्ट है, करिएगा, लगा सकते हैं आप आराम से, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से यार, इतना क्या उसको बढ़ावा देना चीज़ों को, आप कर सकते हो भाई, सब कुछ कर सकते हैं आप। अर्बन डॉग पॉपुलेशंस हैव कंटिन्यूड टू स्वेल, एक मिनट सॉरी बेटा, क्लोज टेस्ट, अर्बन डॉग पॉपुलेशन हैव कंटिन्यूड टू स्वेल, स्वेल का मतलब होता है इंक्रीज होना, इंक्रीज। ठीक है, अर्बन डॉग पॉपुलेशन हैव कंटिन्यूड टू स्वेल, लगातार बढ़ती रही है, डेस्पाइट डैश स्टेरलाइजेशन ड्राइव्स, कैसी स्टेरलाइजेशन ड्राइव्स के बाद भी बढ़ती रही होगी, द क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ऑफ 50% कवरेज बिलो विच रिप्रोडक्शन रिबाउंड्स हैज़ रेयरली बीन अचीव्ड। कह रहा है कि भाई अर्बन डॉग पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही है, स्वेल होती रही है, इंक्रीज होती रही है, डेस्पाइट कैसे, अच्छा किस तरीके की स्टेरलाइजेशन यानी कि नसबंदी वाली कैसे प्रोग्राम चलाए गए होंगे जिसकी वजह से बढ़ती रही, लगातार रेगुलर चले होंगे, अगर रेगुलर चलते तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ती, ए ऑप्शन तो कट गया। कांस्टेंट मतलब वही रेगुलर, अगर लगातार ही चल रहे हैं तो बढ़ेगी क्यों, कटो। अगर डेली हो रही है, अगर आप डेली नसबंदी कर रहे हैं कुत्तों की, तो फिर ये पॉपुलेशन क्यों स्वेल हो रही है, क्यों बढ़ रही है, तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया। स्पोरेडिक है, लगातार नहीं, कभी कभी इरेगुलर तरीके से आपने स्टेरलाइजेशन ड्राइव्स करी हैं जिसकी वजह से बढ़ती रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर ऐसे समझोगे ना एक एक चीज़, सेंस लगाया करो, सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। द ABC रूल्स प्रेस्क्रिप्शन टू रिटर्न डॉग्स टू दियर टेरिटरीज हैज डैश पैक्स इन द सेम हाई डेंसिटी नेबरहुड्स वेयर चिल्ड्रन प्ले। ABC रूल्स प्रेस्क्रिप्शन आया कि भाई रिटर्न करना है डॉग को, उनकी वापस से टेरिटरी में छोड़ देना है। उसने क्या करा, एंट्रेंच करा, डिस्पर्स करा, इरेडिकेट करा, डिस्पेंडेंट कर दिया, डिसबैंड कर दिया, किसको, पैक्स यानी कि ग्रुप ऑफ डॉग्स को, सेम हाई डेंसिटी नेबरहुड्स में जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं वहाँ से वो डिस्पर्स हो गए क्या, इधर अलग अलग फैल गए क्या, नहीं, इरेडिकेट कर दिए गए, वहाँ से हट गए, मतलब आपने जिनकी टेरिटरी में वापस छोड़ा कुत्तों को तो इरेडिकेट हो गए, वहाँ से हट गए क्या, ये तो अलग ही हो गया ना ऑप्शन बिल्कुल ही, भाई आपने छोड़ दिया तो वो इरेडिकेट तो नहीं हुए, कहीं ना कहीं वो वापस से पहुँच गए। डिसबैंड कर दिया आपने, उसको हटा दिया, अलग कर दिया, नहीं, आपने उनको कर दिया एंट्रेंच, वो हो गए एंट्रेंच, मतलब वहाँ पर उन्होंने अपना घर बना लिया, कहाँ पर, जहाँ पर हाई डेंसिटी नेबरहुड्स हैं, जहाँ पर बच्चे प्ले करते हैं, खेलते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। विदाउट एडिक्वेट फंडिंग एंड ट्रेन स्टाफ, बिना फंडिंग के और बिना ट्रेनिंग वाले स्टाफ के दिल्ली को रिस्क है रिप्लेसिंग इट्स स्ट्रीट डॉग मिनेस, खतरा है, विद डैश कैनाइन शेल्टर एट द सिटीज एज, कैसा, ओवर क्राउडेड, अंडर फंडेड, लग्जूरियस या फिर अबेंडेड, बताइए भाई। विदाउट एडिक्वेट फंडिंग नहीं है, ट्रेनिंग का स्टाफ नहीं है, दिल्ली को किस चीज़ का खतरा है, रिप्लेस करने में स्ट्रीट डॉग मेनेस, उसके खतरे को, विद किस चीज़ से, कैसे शेल्टर्स, ओवर क्राउडेड शेल्टर्स, ओवर क्राउडेड तो नहीं हो सकता है, देखो ओवर क्राउडेड का पॉसिबिलिटी हो सकती है, अंडर फंडेड कि हाँ फंड नहीं, हाँ लग्जूरियस तो नहीं रहेंगे, अगर भाई एडिक्वेट फंडिंग नहीं हो रही, विदाउट एडिक्वेट फंडिंग तो लग्जूरियस तो भाई वो होता है जहाँ पर बहुत फंड्स हैं, अबेंडन तो नहीं रहेगा, अबेंडन नहीं, उसको तो कैप्चर कर रहे हैं ना, शेल्टर में डाल रहे हैं तो फिर अबेंडन थोड़ी हो गया, अबेंडन का मतलब तो छोड़ना होता है, दो ऑप्शन तो कट गए। अब अगर फंडिंग नहीं रहेगी, ट्रेनिंग स्टाफ नहीं रहेगा, तो ओवर क्राउडेड नहीं रहेगा, वो रहेगा अंडर फंडेड कैनाइन शेल्टर्स रहेंगे, वो उनके पास फंड्स की कमी रहेगी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट PQRS का क्वेश्चन है, लगाइएगा इसको भी जल्दी से। रिक्वायर्स सस्टेन्ड फंडिंग एंड इंटीग्रेशन इनटू वेटरिनरी एजुकेशन, एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव urban dog shelters to ensure they are adequately staffed and maintained and are not merely makeshift holding facilities.
अब देखो, शुरुआत के और लास्ट के वर्ड्स पकड़ेंगे, बीच का कोई वर्ड आएगा उसको पकड़ लेंगे, बस उसी से हो जाएगा। बात हो रही है शुरुआत यहाँ पर एंड से। किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत आप एंड से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए कि भाई हाँ एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए सब्जेक्ट का, तब आप शुरुआत करेंगे किसी भी पैराग्राफ की। एंड का मतलब है कि यहाँ पर कोई बात कही गई होगी और तब एंड के बाद फिर यहाँ पर दूसरी बात कही गई है। तो यहाँ पर कोई बात तो नहीं आ रही स्टार्टिंग, तो ऐसे नहीं करेंगे, नहीं है ना, ठीक है, ऐसा ऑप्शन कटता है। टू एंश्योर दे आर एडिक्वेटली स्टार्व एंड मेंटेन, तो इससे पहले किस चीज़ के लिए एंश्योर कर रहे हैं वो बात सामने आई होगी, तो इससे पहले कोई ना कोई बात करी गई होगी। आर ऑप्शन कट गया। अच्छा, ऑप्शन इस तरीके से रखे हैं कि भाई क्यू को पहले रख ही दिया है, तो फिर ये तो और आसान हो गया हमारे लिए। एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव अर्बन डॉग शेल्टर्स, एस्टेब्लिश करना अर्बन डॉग शेल्टर्स को, इफेक्टिव अर्बन डॉग शेल्टर्स को एस्टेब्लिश करना मतलब स्थापित करना, और उसमें क्या, टू एंश्योर दे आर एडिक्वेटली स्टार्व हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन उससे पहले अगर आप ऑप्शन पी देखेंगे, इस्टेब्लिश करना इफेक्टिव अर्बन डॉग शेल्टर्स को, उसमें रिक्वायर, उसमें ज़रूरत है किस चीज़ की, सस्टेन्ड फंडिंग की और इंटीग्रेशन इनटू वेटनरी एजुकेशन में। और किस चीज़ के लिए है, टू एंश्योर करने के लिए दे आर एडिक्वेटली स्टाफ, कि भाई उसमें एडिक्वेट स्टाफ रहे एंड मेंटेन रहे, एंड आर नॉट मेयरली मेक शिफ्ट होल्डिंग फैसिलिटीज, कि वहाँ पर शिफ्टिंग में काम ना करना पड़े, वहाँ पर एक रेगुलर स्टाफ रहे। तो कौन सा, QPRS, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कौन सी में है, ए ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसको अगर आप QRSP करें, इस बहुत क्लोज है, डी ऑप्शन तो कट जाएगा, क्यू के बाद तुरंत एस तो नहीं आएगा, डी ऑप्शन तो कट जाएगा। दो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, ए और बी, क्यू के बाद पी लाएं या फिर आर लाएं, दोनों क्लोज है, अभी देखते हैं। इस्टेब्लिश करना इफेक्टिव अर्बन डॉग शेल्टर्स को, टू एंश्योर करने के लिए कि भाई दे आर एडिक्वेटली स्टाफ हैं और मेंटेन हैं, उसके बाद ऐसा आएगा, एंड आर नॉट मेनली मेक शिफ्ट होल्डिंग फैसिलिटीज, और फिर कह रहा है कि उसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बात हो गया एस्टेब्लिश करेंगे अगर हम इफेक्टिव डॉग अर्बन डॉग शेल्टर्स को, उसमें ज़रूरत पड़ेगी स्टाफ की फंडिंग की, इंटीग्रेशन करने के लिए वेटनरी एजुकेशन में, और ये जो हम काम करेंगे, ये जो हम फंडिंग करेंगे इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ये किस लिए पड़ेगी, ये आपको अगला ऑप्शन आर बताएगा कि एंश्योर करने के लिए, टू एंश्योर करने के लिए कि भाई एडिक्वेटली स्टाफ है और मेंटेन है, उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो फंडिंग की जो ज़रूरत पड़ रही है वो आर में जस्टिफाई हो रही है कि क्यों पड़ रही है, तो इसलिए फिर QPRS ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा। आंसर की दी गई है नीचे, PDF से मिल जाएगी, और PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, अब हम करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसमें हमने जितनी स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है उस सब को हम यहीं पर याद कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ में। चलिए भाई करें शुरू इसको। ओके, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन, Which word means the process of making something free from bacteria and other living microorganisms? ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फ्री कर देते हो किसी चीज़ को बैक्टीरिया से, मतलब साफ कर देते हो, क्लीन कर देते हो, और अदर लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, और जो जीवित जीवाणु हैं उनको आप ख़त्म कर देते हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन, रेजिजुअल मॉर्बिडिटी, प्रोफिलैक्सिस, नहीं, ए ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टर्म मीन्स टू कीप समवन समथिंग विद इन लिमिट्स, किसी चीज़ को अगर आप लिमिट में रख रहे हो तो उसको आप क्या बोलते हैं? रिबाउंड करना, कन्फाइन करना, एंट्रेंच करना, या फिर इम्पाउंड करना, बताइए भाई। किसी चीज़ को आप लिमिट में रख रहे हो, लिमिट लगा दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको कन्फाइन कर रहे हो, उसको कब्जा ले रहे हो, उसको जब्त कर रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ स्लगिशनेस और लैक ऑफ एनर्जी, एक ऐसी स्टेट है, ऐसी अवस्था है जहाँ पर एनर्जी की कमी है और स्लगिशनेस है, सुस्ती आ रही है, तो लेथार्जी होता है भाई वो, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। लेथार्जी का मतलब ही होता है थकान या फिर स्लगिशनेस आलस्य, ठीक है, लेजीनेस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच एडजेक्टिव मीन्स इरेगुलर और इनकन्सिस्टेंट इन क्वालिटी और कवरेज, कोई चीज़ अगर इरेगुलर है, इनकन्सिस्टेंट है क्वालिटी में, कवरेज में, उसको क्या बोलते हैं? भाई इरेगुलर हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा, तो वो क्या, स्पोरेडिक है, फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का ए ऑप्शन। पैची भी तो होता है यार, इरेगुलर है और इनकन्सिस्टेंट है, क्वालिटी ख़राब है किसी, अच्छा ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, रुक रुक कर होता है स्पोरेडिक, लेकिन कोई चीज़ की क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो तो पैची है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टर्म रेफर्स टू मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट डिसीज, बीमारी को रोकने के लिए जो मेजर्स लिए गए उसको क्या बोलते हैं? रेसिजुअल, प्रोफिलैक्सिस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
प्रोफिलैक्सिस होता है किसी बीमारी से बचने के लिए जो उपाय लिए जाते हैं, वही होता है प्रोफिलैक्सिस। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टू प्रोहिबिट और कमांड अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ के अगेंस्ट कमांड करना, रोक करना, उसको क्या बोलते हैं? फॉरबिड, इम्पाउंड, बैंक रोल या फिर ब्लो अवे। तो सिक्स्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉरबिड का मतलब होता है रोक लगाना, किसी चीज़ पर मना करना, किसी काम को करने के लिए बैन लगाना, ए ऑप्शन करेक्ट। विच वर्ब मीन्स टू सीज एंड होल्ड समथिंग स्पेशली बाई लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी किसी चीज़ को सीज कर देना, होल्ड समथिंग रोक कर रखना। एंट्रेंच, इम्पाउंड, रिबाउंड या फिर कन्फाइन। तो क्वेश्चन 7 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इम्पाउंड मतलब जब्त करना, किसी चीज़ को सीज कर लेना, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच एडजेक्टिव डिस्क्राइब समवन एक्सट्रीमली फैनेटिकल और फ्यूरियस और ऑफन डेंजरसली सो, कोई चीज़ पागल है, एकदम फैनेटिक है, फ्यूरियस एकदम उग्र है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रैबिड। रैबिड, रैबिड एनिमल कैसा है? जो बहुत पागल हो चुका है, सनकी हो चुका है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स नॉट कंटिन्यूस, लगातार नहीं हो रही कोई चीज़, इरेगुलर इंटरवल से हो रही है तो वो होती है स्पोरेटिक, 9th का ए ऑप्शन करेक्ट है। बाउंस बैक टू अ फॉर्मर कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं? बाउंस बैक करने को क्या बोलते हैं? बैंक रोल। बैंक रोल का मतलब तो क्या होता है भाई? सपोर्ट। रेसिडुअल, बचा हुआ, रीबाउंड, रीबाउंड बोलते हैं उसको। तो 10th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीबाउंड करना, बाउंस बैक करना, कम बैक करना, सी ऑप्शन करेक्ट है। री का मतलब अगेन, बाउंड, रीबाउंड मतलब क्या? दोबारा से कम बैक करना। एडजेक्टिव पूछ रहा है भाई, डीपली फिक्स्ड और डिफिकल्ट टू चेंज, कोई चीज़ डीपली फिक्स हो चुकी है, जड़ जमा चुकी है, अब उसको चेंज नहीं करा जा सकता, मुश्किल है बहुत, तो उसको बोलते हैं एंट्रेंच्ड, मतलब जड़ें जमा चुकी है, घर कर गई है, ये ऑप्शन करेक्ट है। Which noun means an extended urban area consisting of several towns merging with the suburbs of a central city, बहुत सारे शहर, बहुत सारे कस्बे आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक बहुत बड़ी सिटी का निर्माण हो जाता है जिस चीज़ में, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वर्बेशन होता है वो, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। Which adjective means remaining after the main part is gone, मेन पार्ट चला गया, बचा खुचा, बचा खुचा होता है रेसिडुअल, ए ऑप्शन करेक्ट है। मेडिकल स्टैटिक्स में विच टर्म रेफर टू द इंसिडेंस और प्रिवेलेंस ऑफ डिसीजेज इन अ पॉपुलेशन, इंसिडेंस या फिर प्रिवेलेंस है, किसी बीमारी फैल रही है एक पॉपुलेशन में, उसको क्या बोलते हैं? 14 का तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई मॉर्बिडिटी होती है वो चीज़, बीमारियों का दर, कि पॉपुलेशन में कितनी बीमारी फैल रही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फाइनेंस करना या फिर फंड करना किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैंक रोल, एब्रोगेट, इम्पाउंड या फिर ब्लो अप। बैंक रोल बोलते हैं, बैंक रोल का मतलब होता है सपोर्ट करना और फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बैंक जहाँ आ रहा है, बैंक का मतलब है पैसे से संबंधित है, फाइनेंस से, तो बैंक रोल कर रहे हो आप, उसको पैसा दे रहे हो, ये ऑप्शन करेक्ट है, सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली। विच नाउन रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग लाइकली टू कोज हार्म, एक ऐसा पर्सन या फिर कोई चीज़ जो हार्म कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? खतरा है वो इस चीज़ से। मेनेस है, रेजिडुअल है, एंटेंट है या फिर कॉन्वर्बेशन, कॉन्वर्बेशन तो शहरी बहुत बड़े लेवल पर जो शहर बढ़ चुका है उसको बोलते हैं। एंटेंट जड़े जमा चुका है, रेजिडुअल बचा कुचा है, तो मीनेस ही हो जाएगा, खतरे को ही बोलते हैं, कोई चीज़ आपको हार्म पहुंचा सकती है। खतरा क्या है? जो चीज़ आपको हार्म पहुंचा सकती है वही तो खतरा है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। विच स्लैंग रेफर्स टू प्रिजन या जेल, किसको बोलते हैं? स्लैमर, कॉन्वर्बेशन, रैकेज, बैंक रोल, ये ऑप्शन करेक्ट है। स्लैमर को बोलते हैं जेल, स्लैंग यूज करते हैं इसको, ठीक है। कॉन्वर्बेशन तो शहर का बढ़ने को बोलते हैं, रैकेज होता है मलबा, बैंक रोल सपोर्ट करना होता है फाइनेंशियली, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। विच इडियम मीन्स इन्फॉर्मेशन पास वर्बली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वर्बली इन्फॉर्मेशन को फैलाना। वर्ड ऑफ माउथ, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, पढ़ने क्वेश्चन है या फिर केक वॉक। वर्ड ऑफ माउथ है, कोई चीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बताई जा रही है, वही होता है वर्ड ऑफ माउथ। 19th क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉरगिव करना और फॉरगेट करना पास्ट के ऑफेंस को, पिछले जो हुआ उसको भूल जाना। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, ए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, जो पास्ट है उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए, सी ऑप्शन करेक्ट। विच इडियम मीन्स एन इंपॉर्टेंट इश्यू दैट डिमांड्स अटेंशन, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें डिमांड की जरूरत है। बर्निंग क्वेश्चन, केक वॉक, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, वर्ड ऑफ माउथ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इश्यू है यानी कि बर्निंग क्वेश्चन, ए ऑप्शन करेक्ट। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इजी टू डू, कोई काम बहुत आसान है करना, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ माउथ तो मुंह का प्रचार है, इसको छोड़िएगा। बर्निंग क्वेश्चन अभी बताया कि इंपॉर्टेंट इश्यू। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, मतलब जो चीज़ बीत गई इसको छोड़ दीजिए, नहीं, ए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक केक वॉक होता है बहुत ईजी, भाई केक पर वॉक करना तो बहुत आसान काम है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू ग्रेटली इम्प्रेस और अमेज समवन, किसी को बहुत ग्रेटली इम्प्रेस करना, अमेज करना, उसको क्या बोलते हैं? बताइए भाई, उसको क्या बोलते हैं? ब्लो अवे, ब्लो ऑफ, ब्लो आउट या फिर ब्लो अप, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लो अवे का मतलब होता है किसी को आपने इम्प्रेस कर दिया, एकदम आपने उसको चकित कर दिया, ये ऑप्शन करेक्ट। अगला फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, टू इग्नोर और डिसमिस समथिंग, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, डिसमिस कर देना।
ब्लो अवे, ब्लो आउट या फिर ब्लो अप। बताइए भाई 23 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ब्लो ऑफ का मतलब होता है आपने चीज़ों को इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया। टू एक्सटिंग्विश और कॉज अ स्टॉप बर्निंग। अच्छा, किसी चीज़ को बुझाना, बुझाने को क्या? ब्लो आउट, ब्लो ऑफ, ब्लो अवे या फिर ब्लो अप। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा इसमें? 24 का क्वेश्चन ब्लो आउट, ब्लो आउट, ब्लो आउट ही करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन ही करेक्ट है। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना। नेक्स्ट, फूक मारकर किसी चीज़ को बुझाना यानी कि ब्लो आउट करना। टू एक्सप्लोड वायलेंटली, वायलेंटली कोई चीज़ फट गई। ब्लो अप, ब्लो अवे, ब्लो आउट या फिर ब्लो ऑफ। 25 का भी ये ऑप्शन करेक्ट है। ब्लो अप यानी कि एक्सप्लोड कर गया, फट गया कोई चीज़, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच नाउन मीन्स टू रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। एक कोई चीज़ तहस नहस हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसका जो रिमेन्स है, उसका जो बचा खुचा मलबा है, उसको क्या बोलते हैं? रैकेज, रेसिडुअल, कॉन्वर्बेशन या फिर फ्रेगमेंटेड। ए ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, उसके मलबे को बोलते हैं रैकेज। ए ऑप्शन करेक्ट है। 27 आज कितने क्वेश्चन है? आज क्वेश्चन है 29। चलिए अभी तो है, बताएंगे आपको। 27 और बता देता हूँ, बाद की जो दो हैं उनमें से हम चेक करेंगे कौन सा आपको बताना है। विच नाउन रेफर्स टू अ जॉब विद लिटिल और नो वर्क बट हाई स्टेटस और पे। एक ऐसी चीज़ जॉब है जिसमें बहुत कम काम है लेकिन बड़ा स्टेटस है, काफ़ी रिस्पेक्ट है और पे भी अच्छी है। सिनेक्योर, मिनिस, बैंकरोल या फिर जार्गन। जार्गन तो हमने कल बताया था, एक लीगल नहीं, एक टेक्निकल टर्म है, उसको बोलते हैं जार्गन। कल ही आया था ये, आपने अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर अच्छे से दिया था, तो जार्गन तो नहीं होगा। बैंकरोल का मतलब होता है सपोर्ट करना और मिनिस होता है खतरा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिनेक्योर होती है वो जॉब जो बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है, काफ़ी वैल्यू है और उसमें पे भी अच्छी है। ये ऑप्शन करेक्ट। अब देखते हैं 27 और 28 और 29 में से आपको कौन सा देना है। ये तो हम डिसाइड करेंगे ना बेटा, कौन सा बताएंगे आप, हल्का सा थोड़ी बता देंगे। चलिए, विच वर्ब मीन्स रिपील करना, डू अवे विथ अ लॉ और अग्रीमेंट ऑफिशियली। एब्रोगेट करना, कन्फाइन करना, फॉरबिड करना या फिर एनल करना। नेक्स्ट, विच नाउन मीन्स टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। हाँ, दो ऑप्शन हो गए, आप 29 ही बताएंगे, 28 को तो हम बता देते हैं। ऐसी वर्ब बतानी है कि आप रिपील कर दे रहे हो, कैंसिल कर रहे हो किसी लॉ को, कानून को, और कर रहे हो एग्रीमेंट ऑफिशियली। अब्रोगेट, कन्फाइन, फॉरबिड या फिर एनल करना। यार एनल भी तो यही है, एब्रोगेट और एनल। आंसर तो एब्रोगेट हो जाएगा, लेकिन एनल वर्ड का भी तो सेम मीनिंग हो जाएगा यार। भाई एनल का भी तो सेम ही मतलब होता है, एब्रोगेट करना, कैंसिल करना। तो एनल को काट दो, यहाँ पर कर लो इम्प्लीमेंट। ठीक है, इस ऑप्शन की जगह पर आप एनल को काट दो, इम्प्लीमेंट रख लो, तब आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। 29 क्वेश्चन, इसका आंसर बेटे आप देंगे। ठीक है, आप इसका आंसर खुद से देंगे। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, जैसे ये 4 शब्द हैं। अगर इनकी हम हिस्ट्री में जाएं, इसकी ओरिजिन में जाएं कि भाई ये वर्ड आया कहाँ से, क्या मीनिंग है, कैसे बना, सारी चीज़ें, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी, फिलैंथ्रोपी, जार्गन या फिर रेमनेंट्स। बताइए भाई, आंसर आप बताएंगे 29 का, और ABCD ना करके आप सीधा वर्ड लिखेंगे, जिससे कि भाई पढ़ने में आसानी होगी और बच्चों को भी हेल्प मिलेगी और आपको भी वो वर्ड याद हो जाएगा, उसकी स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। ऑलराइट, आज क्वेश्चन थे 10 और यहाँ पर 29। 10 में से अगर आपके क्वेश्चन अच्छे खासे थे तो आपके अगर 6+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 6+ क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं स्टार्टिंग वाले, और 29 में से, ये तो भाई आज तो वो गैप तो तगड़ी आज की, आज तो हिल जाओगे आप पक्का। तो 29 में से अगर आप लगभग 22 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, ठीक है, 22 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर पा रहे हो तो ये एक अच्छा स्कोर है। तो कुल मिलाकर 39 क्वेश्चंस थे आज। अगर आप इसमें से 28+ भी स्कोर कर पाए तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। ऑलराइट, आप अपना चेक करिएगा और कमेंट में आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताया करें, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन बच्चा कितना सीख रहा है। ऑलराइट, नीचे आंसर की दी गई है, PDF से मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और PDF को डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस किया करें। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप लगातार तैयारी करते रहिए, डेली पढ़ना है बेटा, कोई भी दिन मिस नहीं करना है, डेली पढ़ना है। आपके लिए तो कोई संडे भी नहीं होना चाहिए। जब तक आप चीज़ों को नहीं कर लेते हैं, अचीव नहीं कर लेते हैं कुछ, तब तक लगातार प्रयास जारी रखिए। आप अपने प्रयास जारी रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।